चॅनल लाईक करा, सबस्क्राइब करा, चॅनलला सबस्क्राइब करो। हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेरेंट्स, आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 का है कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑटिज़म के रिकवरी में चाहिए। इसके विषय में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे कि हमें बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना है तो हमें किन किन बातों का एज अ पेरेंट क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें हमारे बच्चे के प्रति एक्सेप्टेंस लाना है, उसे जो ऑटिज़म हुआ है उसके विषय में अवेयरनेस रखना है और ऑटिज़म पर काम करने के लिए हमें एक्शन में रहना है। और चौथी बात, हमें हमेशा ही पॉजिटिव मोड में रहना है। पांचवी बात, जब भी मैं अपने बेटे के साथ कुछ एक्टिविटी ले रही हूँ तो मुझे एक टारगेट लेना है। और छठवीं बात, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मुझे रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी में रहना है। तो इतनी बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये 6 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज दूसरी 6 बातें जो और से हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने में फ़ायदेमंद हो सकती है, तो उस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी 6 बातें हैं, कि कौन से 6 पॉइंट है कि जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और अपने बच्चे में जो मेरे बच्चे में आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो इम्प्रूवमेंट मैंने इसमें कैसे लाया। तो वो 6 बातें कौन सी है तो वो आपके सामने में शेयर करना चाहूँगी। तो चलो पेरेंट्स, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 आप लाइक कर देना। और जो भी पेरेंट्स है कि जिनको ऐसे वो थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते हैं, वो घर में ही अपने बच्चों की थेरेपी ले रहे हैं, तो उन्हें भी आप प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पेरेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में जो 6 बातें बताई थी उनको तो मैं रेगुलर ही फॉलो करती हूँ, लेकिन उसके आगे भी जो 6 बातें हैं वो भी आज मैं शेयर करूँगी। तो वो 6 बातें कौन सी है, तो सबसे पहले हमें अपने में एक होप रखनी है। होप हर एक पेरेंट्स में होनी चाहिए। आशा का दिया हमेशा मन में जलाए रखना है, क्योंकि बच्चों के इम्प्रूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो पेरेंट्स, हम क्या करते हैं, दूसरों की बात सुनकर गूगल सर्च करके मन में ये बिलीव कर लेते हैं कि मेरे बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर हुआ है, ये ठीक कभी नहीं होगा, और जो आपका बच्चा ठीक होने वाला है, ठीक हो सकता है, वो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए पेरेंट्स, हमारे बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है होप, कि जो हमें अपने मन में रखनी है। और इसके सहारे ही मैंने मेरे बेटे के साथ काम किया है और इस होप के सहारे ही मैंने मेरे बेटे को ऑटिज़म से रिकवर होने में हेल्प की है। तो पेरेंट्स, ये मुद्दा आप हमेशा ध्यान में रखना कि अपनी होप हमेशा अपने मन में जलाए रखना कि मेरा बेटा एक ना एक दिन ज़रूर इस ऑटिज़म की दुनिया से बाहर आएगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बिजी एंड बिजी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो वो कैसे, पेरेंट्स, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरा बेटा जब से उठता है सवेरे तब से लेकर रात के सोने तक मुझे मेरे बेटे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बिजी एंड बिजी ही रखना है। महत्वपूर्ण ऑटिज़म रिकवरी की ये स्टेज है पेरेंट्स, आपको बच्चे को खाली नहीं छोड़ना है। ये मैंने भी किया है, मैं सर्विस पर होकर भी ये बिजी एंड बिजी शेड्यूल को फॉलो किया है पेरेंट्स। तो सुबह मैं क्या करती थी कि जब मेरे बेटे को मैं उठाती थी 6 बजे, तो पहले उठाकर इसकी पौन घंटा थेरेपी लेती थी, फिर उसके बाद इसको स्कूल के लिए रेडी करना,
ये स्कूल में जाता था और स्कूल में आने के बाद जो हमारे घर के काकू है इसे देखने वाली, वो इसके साथ इसके कपड़े वगैरह बदल कर इसको खाना देकर इसके साथ वो थोड़ा खेलती थी। मेरी उनको ये कहना था कि आप इसके साथ थोड़ा खेला करो, और फिर जब 3 बज जाते हो या 3:30 बज जाते हो तो आपको इसको सुलाना है कैसे भी करके, ऐसे मैं उनको बताती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये बच्चे हैं, ये सोते नहीं हैं, कभी सोते हैं तो कभी सोते हैं, लेकिन हमेशा तो ये ज़्यादा ही सोता ही था क्योंकि मैं इसको सवेरे जल्दी उठा लेती थी। तो फिर मैं काकू को बोलती थी कि आप इसको सुलाओ, और जब मैं स्कूल से आती थी शाम को तो फिर मैं हमारा शेड्यूल था कि आने के बाद इसके पापा इसको देखेंगे, घुमाने ले जाएंगे, और मैं घर का सब काम वगैरह जो भी निपटा कर हम इसे 7 बजे ठीक गार्डन में लेके जाते थे, और गार्डन से आने के बाद खाना खाकर हमारी 8 बजे या कभी कभी 8:30 बजे हमारी थेरेपी स्टार्ट हो जाती थी, तो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक। तो ये मैंने शेड्यूल किया था पेरेंट्स कि मुझे मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो इसीलिए मैंने इसे फुल टाइम जो इसका शेड्यूल था सुबह से 6 बजे तक तो रात के सोने तक इसको मैं बिजी ही रखती थी। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है पेरेंट्स कि आपको भी आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको अपने बच्चे को बिजी ही रखना पड़ेगा। बात क्या है पेरेंट्स कि आपको फन वे यूज करना है एज अ थेरेपिस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ऑटिज्म के इम्प्रूवमेंट में है पेरेंट्स। तो आपको आपके बच्चे के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा और उन्हें खेल में खेलते हुए सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंटर में जाते हैं, आधा घंटा थेरेपिस्ट से थेरेपी करवाते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक मदर ही बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हो सकती है अपने बेटे की। मैं भी अपने स्वयं के साथ फन वे में ही उसका इंटरेस्ट देखकर ही थेरेपी करवाती थी कि अगर उसे आज जिम बॉल नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी, यानी मैं स्वयं को कंफर्ट करके ही थेरेपी कर लेती थी। और जो मेरा टारगेट था कि जिम बॉल डेली करना है तो वो मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर खेल में उसका ध्यान भटकाकर जिम बॉल भी करवा लेती थी। पेरेंट्स मैं खेल में इसका ध्यान भटका कर पहले इसके मन की कर लेना, इसके साथ खेलते हुए कुछ भी एक्टिविटी कर लेना, और उसके साथ जो मेरा टारगेट था कि मुझे जिम बॉल एक्टिविटी लेनी है तो मैं उसकी करवा ही लेती थी, लेकिन फन वे में ही उसे, यानी ऐसे डांट कर या ज़बरदस्ती से मैं ये नहीं करवाती थी। उसे जो पसंद है पहले वो मैं एक्टिविटी करवाती थी, और उसके बाद ही जो उसका कंफर्ट जोन लाके उसमें इंटरेस्ट निर्माण करके ही मैं आगे की स्टेप चला करती थी। तो इस प्रकार आपको भी अपने बच्चे में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो फन वे इज़ द बेस्ट वे है पेरेंट्स। तो आप इसका उपयोग करके अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो चौथा पॉइंट है अंडरस्टैंड हिज इमोशन। तो पेरेंट्स हमें जब पता चलता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है तो हम बहुत ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, अब इसका क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी सोच में चले जाते हैं, और हम बच्चे को पकड़ के एकदम ऐसे मार के उसकी थेरेपी करना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं। बच्चा रोए जा रहा है, कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसे मार के यहाँ से ज़बरदस्ती से चिल्ला के उसकी थेरेपी हम करते हैं। तो पेरेंट्स इससे क्या होगा कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, उल्टा ही हो जाएगा, बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मेरा भी अनुभव है कि पहले मैं भी ऐसी करती थी, लेकिन फिर मैंने स्वयं की कंडीशन को समझी और फिर मैंने स्वयं के साथ उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और उसकी कंडीशन को समझकर, उसके इमोशन को समझकर मैंने उसके मुताबिक थेरेपी स्टार्ट करना शुरू किया। ऐसा लगता था कि
अगर इसको ये सब समझता तो ऐसे थोड़ी ना करता ये। तो ऐसे में सोचकर इसकी इमोशन में ध्यान में रखकर, इसके इमोशन को ध्यान में रखकर एज अ मदर, एज अ थेरेपिस्ट मुझे ही स्वयं को समझना पड़ा और बहुत सारे प्यार के साथ अच्छी सी एक्टिविटी करते थे हम, जिससे मुझे जल्दी ही मेरे स्वयं में गुड रिजल्ट मिलने लगे। रखना है कि अपने बच्चे के साथ मुझे उसकी कंडीशन और इमोशंस अंडरस्टैंड करके ही थेरेपी लेनी है। ऐसे जोर ज़बरदस्ती से लेना नहीं है, मार मार के लेना नहीं है, वो उसका मन नहीं चाहेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था इसके पहले कि मुझे फन वे में ही उसके साथ थेरेपी स्टार्ट करनी है, तभी हमें एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमारे बच्चे में मिलेगा। तो 5वीं बात ये है कि ऑटिज़म रिकवरी थ्रू डाइट। तो ये तो सब हो गए बाकी की चीज़ें, लेकिन हम ऑटिज़म में रिकवरी डाइट थ्रू भी ला सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर हमें जो डाइट बताते हैं कि हमें इन्हें शुगर नहीं देनी है, दूध नहीं देना है, दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती है वो नहीं देनी है, और पैकेजिंग फूड नहीं देना है, गेहूं की रोटी नहीं देनी है। ऐसे बहुत से जो भी हमारे डॉक्टर जो डाइट बताते हैं उसे हमें फॉलो करना है, तभी हमारे बच्चे की रिकवरी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वो ऑटिज़म से बाहर आ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, और अगर हम इन्हें शुगर देंगे तो शुगर क्या करती है, तो उनकी हाइपर कंडीशन बढ़ाती है। वो हमारे कंट्रोल में फिर आते नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसी ताकत आ जाती है तो हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कंट्रोल नहीं करेंगे तो थेरेपी हम कैसे लेंगे। तो इसीलिए हमें इनका टोटली मीठा बंद करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो चॉकलेट है, बिस्किट है, जैसे पैकेजिंग फूड है, ये भी हमें टोटली बंद करने पड़ेंगे, तभी बच्चे में स्पीड से इम्प्रूवमेंट आता है। और मैंने भी ये डाइट 2 साल तक फॉलो किया है पेरेंट्स, और जो मेरे डॉक्टर बताते थे कि मुझे इसे क्या देना है, तो पूरा तो नहीं होता था, क्योंकि क्या होता था कि मैं दिन भर अपने वर्क एरिया में रहती थी, और इसको हमारे काकू देखते थे तो वो चुपके से इसको चाय वगैरह दे देती थी, और दूसरी बात कुछ चॉकलेट वगैरह भी दे देती थी। लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था, क्योंकि बाई भी मिलना मुश्किल है ऐसे बच्चे को संभालने के लिए। तो मैं उनको उतना डांटती नहीं थी, लेकिन मेहनत मुझे बहुत करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं उनको नहीं बदल सकती थी ना, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए वो ही एक बेस्ट थी देखने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि जितना हो सके उतना मेरे तरफ से इसको हेल्प करने की कोशिश करती थी। तो मैं क्या करती थी कि सुबह इसको गेहूं की रोटी देती थी, और रात को ज्वारी, बाजरी और नाचनी की रोटी देती थी। यानी जितना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाइट फॉलो करने की जितनी मेरी कंडीशन थी उतना मैंने किया है पेरेंट्स। बाकी तो सब काकू के ऊपर छोड़ के जाना पड़ता था। बच्चा मेरा 1 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक उनके हवाले था। तो उस बीच में ये वो दे देते थे मीठा वगैरह, लेकिन मुझे समझ में आ जाता था कि इसने कुछ मीठा खाया है, थोड़ा हाइपर रहता था। तो मेरे डॉक्टर बताते थे कि जितना वो ज़्यादा हाइपर होगा तो उतना आपको उसकी वो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पेरेंट्स मुझे बहुत सारा, यानी जो जिम बॉल एक्टिविटी है तो वहाँ की मैं बहुत इसकी 300, 500 ऐसी जंपिंग लेती थी, कि जो भी इसके अंदर जो एनर्जी आई हुई है, जो हाइपर आया हुआ है, तो वो रिड्यूस हो सके और मेरा बेटा मुझे कोऑपरेट कर सके। तो आपको भी ये डाइट फॉलो करेंगे आप, तो आपको भी स्पीड से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और लास्ट मेरा पॉइंट है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो एंड अपने घर को हमें थेरेपी रूम बनानी है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, 6वां, कि अपने बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना है, और
एक विजन बोर्ड का प्लान करना है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि मैंने अपने बेटे का एक विजन बोर्ड बनाया है। तो विजन बोर्ड आपको अपने बच्चे का बनाना है, आपकी मर्जी, आप बना सकते हो, लेकिन ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैंने बनाया है, मैं आपके साथ वो अभी शेयर करूँगी लास्ट में। तो मैंने क्या किया कि मेरे बेटे का जो स्क्रीन टाइम था, जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि इसको ऑटिज़म है और इसको टोटली इसका स्क्रीन टाइम बंद करना है, तो हमने हमारे घर का टीवी तब से, यानी जब से इसको डायग्नोसिस हुआ 2 साल में, तब से हमारे घर का टीवी आज भी बंद पड़ा है। हमने स्टार्ट नहीं किया है, चाहे कुछ भी मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन हमने टीवी शुरू नहीं की है। 2 साल तक हमने हमारे दोनों के मोबाइल इसके सामने देखे नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट था कि इसको जल्दी ही हमें रिकवरी स्टेज में लाना था, क्योंकि हम दोनों भी वर्किंग है, ध्यान नहीं दे सकते थे। इसलिए हमें जो 5 साल की एज होती है, जो 6 साल की एज होती है, उसके अंदर ही हमें मेरे बेटे को, यानी इस ऑटिज़म की दुनिया से बाहर लाना था। तो हमने टोटली इसका जो स्क्रीन टाइम है वो बंद किया हुआ था और मोबाइल भी हम नहीं देखते थे। तो अगर आपको भी हो सके तो आप ये रूल ज़रूर फॉलो कीजिए, ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिए, तभी आपके बच्चे में जल्दी से पेरेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हमें पहले लगता है ऐसे कि मैं कैसे टीवी बंद करूं, तो मेरा बच्चा है, मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये हर एक मदर और फादर ने करना चाहिए कि अपनी ज़रूरतों को बाजू में रख के हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि जो हम बच्चों के थेरेपी के लिए कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। मैंने तो मेरे घर के हॉल में बहुत सारे ऐसे डायग्राम बनाए हुए हैं, एक्टिविटीज़ के जो भी कुछ करना पड़ता है, थेरेपी रूम जैसे होते हैं, उस प्रकार का मैंने मेरे रूम में किया हुआ है, हॉल में किया हुआ है। मैं ये कुछ भी ध्यान में नहीं रखती कि मेरे घर में कोई आएगा तो वो बहुत गंदा दिखेगा, बुरा दिखेगा, इसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा फोकस मेरे बेटे पे था, उसके इम्प्रूवमेंट पे था। इसीलिए चाहे कोई भी आए, मुझे पूछते भी थे आने के बाद कि ये आपने हॉल में ऐसे क्या बनाया हुआ है, सब लाइन वगैरह ऐसे वगैरह। और हमारे रूम में आकर भी ऐसे जिधर देखो उधर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है। तो मैं उनको बताती थी कि ये मेरे बेटे के थेरेपी के लिए मैंने बनाया है। तो पेरेंट्स, आपको भी इस प्रकार आपके घर में जितना बन पड़ता है उतना थेरेपी के लिए अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हमें पॉजिटिव रहकर ही पॉजिटिव रखकर ही मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानती हूँ पेरेंट्स, तो मैंने अपने बच्चे का विजन बोर्ड बनाया है, फ़ोटो वहाँ लगाया है और सबसे ऊपर धन्यवाद धन्यवाद लिखा है और उसके नीचे लिखा है मैं बहुत आभारी हूँ के लिए। और ये रहा मेरा विजन बोर्ड। और ये मैं रोज़ थेरेपी स्टार्ट करने से पहले स्वयं को दिखाती हूँ और उसे रोज़ देखकर पढ़ती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद मानती हूँ कि मेरा बेटा ऑटिज़म की दुनिया से निकल गया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसी मेरी रोज़ की ही प्रैक्टिस रहती है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, इस तरह मैंने इतने 12 पॉइंट पर के आधार पर अपने स्वयं के साथ काम किया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया और इनसे ही मेरे स्वयं में इम्प्रूवमेंट आया है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़
लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और जिन भी पेरेंट को अगर ऐसी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो उन तक शेयर करना पेरेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बोलो थैंक यू सो मच। बाय।